Good morning, students. How are you all? I hope you all are doing well. This is Vikram Sharma, music teacher, Sarvidkari Vidya Mandir Fazilka. So today's topic is ग्राम. आपके सिलेबस की बहुत ही इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन ग्राम. अब जैसा कि आप शब्द से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं, ग्राम हम अगर उसका शाब्दिक अर्थ लें तो उसका अर्थ क्या है? गांव. अब हम सब जानते हैं कि गांव में बहुत सारे लोग रहते हैं. बहुत सारे लोगों का जो समूह है वो गांव कहलाता है. इसी तरह से जो म्यूज़िक में स्वरों का समूह है, ग्रुप ऑफ नोट्स, इज़ कॉल्ड ग्राम. जी, तो बड़ी सीधी सी बात है कि ग्राम जो है वो संस्कृत का शब्द है और उसका अगर हम शाब्दिक अर्थ लें तो हमें साफ साफ पता चलता है कि ग्राम का शाब्दिक अर्थ है गांव या फिर देहात. तो जो मतंग मुनि जी हैं वो अपने ग्रंथ बृहद्देशी, जी हाँ, उनका एक प्रसिद्ध ग्रंथ है बृहद्देशी, उसमें वो लिखते हैं कि जिस तरह से बहुत सारे आदमियों के रहने की जगह को गांव कहते हैं, उसी तरह से स्वरों और श्रुतियों के रहने की जगह को ग्राम कहते हैं. इसकी एक और डेफिनेशन संगीत रत्नाकर में मिलती है, जो कि पंडित शारंगदेव जी द्वारा रचित ग्रंथ है संगीत रत्नाकर. उसमें पंडित जी लिखते हैं कि स्वरों का ऐसा स्वर समूह जो मूर्छनाओं का आधार हो, माने जिससे मूर्छनाओं की रचना होती हो, उसे ग्राम कहते हैं. अब मैंने अभी आपको बताया कि ग्राम जो है वो स्वरों और श्रुतियों का समूह है ना. तो मूर्छना क्या होती है? वो 7 स्वरों का क्रमानुसार आरोह और अवरोह है, उसे मूर्छना कहते हैं हम. तो जब तक स्वर नहीं होंगे तब तक मूर्छनाएं उत्पन्न नहीं हो सकती हैं, मूर्छनाओं की रचना नहीं की जा सकती है. इसलिए उन्होंने लिखा कि ऐसा स्वर समूह जो मूर्छनाओं का आधार हो, जिसके बेस पे मूर्छनाओं की रचना होती हो, उसे हम ग्राम कहते हैं. दूसरे शब्दों में अगर इसको समझें तो ग्राम में 22 श्रुतियाँ होती हैं. तो निश्चित श्रुति अंतरों पर स्थापित स्वरों का वह समूह जो मूर्छनाओं का आधार हो या जिसके आधार पर मूर्छनाओं की रचना होती हो, उसे हम ग्राम कहते हैं. इसको सीधी लैंग्वेज में अगर हम समझेंगे तो ये है, श्रुति अंतरों का मतलब ये होता है कि कुछ श्रुतियों के बाद मुख्य स्वर, फिर कुछ श्रुतियों के बाद मुख्य स्वर, फिर कुछ श्रुतियों के बाद मुख्य स्वर. इस तरह से निश्चित श्रुति अंतरों पर जो है वो स्वर स्थापित किए गए हैं. तो इस सारी व्यवस्था को हम क्या कहते हैं? ग्राम कहते हैं. ग्राम 3 प्रकार के होते हैं. पहला है षडज ग्राम, दूसरा मध्यम और तीसरा है गांधार. आइए मैं आपको आगे की वीडियो में षडज ग्राम और मध्यम ग्राम का जो स्केल है वो दिखाता हूँ. उससे आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे कि श्रुति अंतर क्या है और स्वरों की स्थापना क्या है. तो ज़रा आगे की वीडियो में इसको देखते हैं.
तो जैसा कि आपने देखा कि षड्ज ग्राम में एक स्केल बनाया गया है जिसको 22 हिस्सों में बांटा गया है, और वो 22 हिस्से कुछ और नहीं हैं, 22 श्रुतियों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आपने देखा कि 3 श्रुतियों के बाद चौथी श्रुति पर सा स्वर है ना। पहले 3 श्रुतियां हैं, फिर चौथी श्रुति स्वयं सा है, फिर 2 श्रुतियों के बाद यानी कि 4 के बाद 5वीं और 6ठी श्रुति अगर छोड़ दें तो 7वीं श्रुति पर रे है। इसी तरह से 9वीं श्रुति पर गा है, फिर 13वीं श्रुति पर माँ है, फिर 17वीं श्रुति पर 17th श्रुति पर पा है, और इसी तरह से 20th श्रुति पर धा है, और 22nd जो श्रुति है वो है नी। तो अब आप समझ गए होंगे कि कैसे निश्चित श्रुति यंत्रों पर स्वरों की जो स्थापना की गई है, इस व्यवस्था को हम ग्राम कहते हैं। इसी तरह से मध्यम ग्राम में सिर्फ बाकी की व्यवस्था बिल्कुल वैसी है। चौथी श्रुति पर सा, 7वीं श्रुति पर रे, 9वीं श्रुति पर गा, 13वीं श्रुति पर माँ। पर यहाँ पे छोटा सा अंतर है। षड्ज ग्राम में 17वीं श्रुति पर पा था, और यहाँ पर 16वीं श्रुति पर पा है, और उसके बाद 20वीं श्रुति पर धा है, और 22वीं श्रुति पर नी है। एक छोटा सा अंतर है। तो मेरे ख्याल से आपको षड्ज ग्राम और मध्यम ग्राम के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। गांधार ग्राम के बारे में ये कहा जाता है कि इसकी जो स्थिति है वो स्वर्गलोक में है। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे यहाँ भूलोक पर ये जो ग्राम है गांधार ग्राम, ये एग्जिस्ट नहीं करता। हमारे यहाँ षड्ज ग्राम और मध्यम ग्राम ही पॉपुलर हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ग्राम के बारे में अच्छे से समझ आया होगा। वीडियो को बार बार देखिए, और मुझे पूरा यकीन है कि आपको ग्राम के बारे में अच्छे से समझ आ जाएगा। तो सुरक्षित रहिए, खुद को भी सुरक्षित रखिए, अपने परिवार को भी सुरक्षित रखिए। ऐसा करने से हमारा सारा का सारा जो देश है वो सुरक्षित रहेगा। विक्रम शर्मा का प्यार भरा नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।